अंग्रेज तो दबा नहीं पाए जो उतना जुल्म करने का लाइसेंस लेके घूमते थे। आपको तो उतनी लाइसेंस भी नहीं है। 5 साल बाद जनता उतार देगी। यदि इमेज आपकी खराब हुई, आपने इस तरह का हरकत किया किसी निर्दोष को, तो इमेज बिगड़ते भी देर नहीं लगेगी। न्यायालय तो भगवान है आम आदमी के लिए। देख लीजिए किसी भी आदमी को जब किसी मुसीबत में होता है तो कहता है हमको न्यायालय पर विश्वास है, वो उसके दिल से आवाज़ निकलता है। पुलिस में सुधार की बात करे या सरकार में सुधार की बात करे तो उसको कह दीजिए जो राष्ट्रद्रोह की बात करा रहे, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? राष्ट्र से प्रेम करने का सर्टिफिकेट कौन देगा? हाँ, शायद ही कोई ऐसा होगा अभागा जो अपने देश से प्रेम ना करे। जिस धरती पर जन्म लिया है उसके लिए तो जान देने के लिए आदमी तैयार रहेगा। सरकार का आलोचना करना राष्ट्रद्रोह थोड़ी ही होता है। वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में क्यों कब से आने लगा? सरकार यदि अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आलोचना होगा। सरकार के मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आलोचना होगा। यदि सरकार का ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, आलोचना होगा। आए दिन आप देख लीजिए, आए दिन हमारे IAS IPS भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं। क्या सवाल नहीं उठाना चाहिए? मंत्री जेल गए, मुख्यमंत्री जेल गए, सजा हो गया भ्रष्टाचार में, क्या सवाल नहीं उठाना चाहिए? गुनाह है क्या ये सवाल उठाना? सदन का सम्मान क्यों नहीं करेंगे? बहुत सम्मानित जगह है। माननीय न्यायालय का सपना में नहीं सोच सकते हैं। पुलिस का भी हम लोग सम्मान करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? और संविधान के दायरे में इंस्टीट्यूशन है वो। बट हम लोग ये कहते हैं कि जहाँ भी कुछ दुर्गुण है उस दुर्गुण की सफाई होनी चाहिए, उसका हम लोग आशा करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल हमारा इतना अच्छा चला, इतना प्रेरणादायक चला, उससे इतने नेता, बड़े बड़े नेता उभरे जिनका जीवन प्रेरणादायक है। उनका जीवनी पढ़िए तो लगता है ऐसे भी लोग होते थे। बट आज का पढ़िए, अपने सत्ता सुख भोगते भोगते मन नहीं भरा तो अपने बेटों के लिए अब चाहता है सत्ता सुख भोगे, वो नहीं तो फिर अब पोता भोगे। मतलब वो अब हम लोग के यहाँ डेमोक्रेसी है, इसको राजशाही बना रखा। हमारा जनता कितना सोया हुआ है, हमारे देश के जनता कितने सोए हुए हैं कि वो उसके पिताजी के नाम पर जाके उसको वोट दे देते हैं बिना देखे कि ये योग्य है कि नहीं है, ये हमारा नेता बनने लायक है कि नहीं। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी हमारे साथ नलीन कुमार जी हैं जो पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। चलिए उनसे जानते हैं आखिरकार ये जो राजद्रोह के जो मुकदमे हैं जो इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया है, आखिरकार वो इस पर क्या कहना चाहते हैं और उनके जो विचार है वो क्या रखना चाहते हैं इस पर अपना विचार। चलिए उनसे बातचीत करना चाहते हैं। सबसे पहले तो रेबल न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या कहना चाहते हैं इस राजद्रोह के जो अभी मुकदमे पर जो सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दी, इस पर क्या कहना चाहता है, आपका क्या विचार? देखिए, ये राजद्रोह का जो ये धारा है भारतीय दंड संहिता IPC के तहत, इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है। एक्चुअली हम लोग का जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पिनल कोड जो है, वो 1860 ईस्वी में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया। उस वक्त की सरकार अपने सोच के अनुसार IPC उनका बनाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो स्वतंत्रता संग्राम का दौर था, तो उस दौर में उनका अपना कुछ निहित स्वार्थ था, बना IPC बना, उस पर वही लागू हुआ। आज भी हमारे देश में वही चल रहा है। तो उसमें है कुछ सेक्शन पर समय समय पर कभी काल विवाद होता है, ठीक। और माननीय न्यायालय द्वारा कुछ सेक्शन को, इवन IPC ही नहीं दूसरे धाराओं के भी कुछ सेक्शन को स्ट्रक डाउन किया गया है। उसके अलावा कई मामलों में गाइडलाइन दिया जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक न्यायालय है, और इनका बड़ी सम्मान है। आम लोगों, अधिवक्ता बंधु के अलावा आम लोगों, सारे लोग बड़ी सम्मान की निगाह से देखते हैं और इनके किसी भी आदेश को लोग सर आँखों पर रखते हैं। इनके आदेशों को उल्लंघन करने का तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कोई लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो जहाँ तक बात है ये राष्ट्रद्रोह का सेक्शन का, एक्चुअली ये 1860 का जो मूल IPC में था, इसमें ये नहीं था। बाद में 124A के द्वारा ये 1870 में IPC में लाया गया। उस वक्त के तत्कालीन ज़रूरत, फ्रीडम स्ट्रगल का दौर था, क्रांतिकारी लोग अंग्रेज़ों को देशद्रोही लगते होंगे। तो ये जाहिर सी बात है वो लड़ रहे थे अपने अधिकार के लिए, बट वो सेक्शन आज तक चला आ रहा है, ठीक। और उस सेक्शन का उस वक्त कितना दुरुपयोग हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। जरूर दबाने के लिए बनाया ही गया तो उसका मंशा ही था। ये कितना दुरुपयोग हुआ होगा समझ, वो चला आ रहा है। इवन महात्मा गांधी को भी उस सेक्शन के अंदर
हाँ। उनको पकड़ के जेल में डाला गया था। महात्मा गांधी ने एक बार कहा भी था कि भारतीय दंड संहिता का शहंशाह है ये धारा 124 का। 124 से राष्ट्रद्रोह से संबंधित धारा, ये भारतीय दंड संहिता का शहंशाह है। मतलब इसका दुरुपयोग तो होने का इतिहास रहा है। अब बात जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आई है, समय समय पर न्यायालय में इसके अगेंस्ट में पिटीशन लगाए जाते रहे हैं, न्यायालय का अपना अपना निर्णय आते रहा है। न्यायालय के निर्णय का तो बड़ा सम्मान है, हम लोग सब कुछ सम्मान करते हैं। और हमारा संविधान जो है उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सभी का अलग अलग अधिकार क्षेत्र बना हुआ है। और एक आशा की जाती है कि कोई एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। बट माननीय न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, इन लोगों को कानून को समीक्षा करने का, उनके संवैधानिकता के कसौटी पर उसे कसने का कि कोई कानून बना है तो संविधान के फंडामेंटल राइट जो है संविधान के भाग 3 में, तो फंडामेंटल राइट का कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, वो देखना भी न्यायालय का काम है। तो समय समय पर न्यायालय वो करते आ रही है, वो कोई नई चीज़ नहीं है। अब उस पर आपत्ति उठाना ठीक है, सम्मानित लोग हैं, उठा सकते हैं, एक सभ्य समाज है, लोकतांत्रिक समाज है, चर्चा होती है। बट अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें तो कुछ किया नहीं है, मैटर सब जुडिस है, हम लोग भी उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तो प्राइमा फेसी कुछ किया नहीं है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेंगी, सुनवाई में सरकार को पर्याप्त मौका दिया जाएगा, सभी पक्षों को मौका दिया जाएगा। उसके बाद ही संविधान के कसौटी पे देखते हुए सारा कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय देते हैं। और ये पहली बार नहीं है, बहुत सारा जैसे मामला हुआ, जैसे कि डॉक्टर्स लोग पर FIR हुआ करता था। तो जैकब मैथ्यू केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन आया। तो डॉक्टर लोग को बहुत राहत महसूस हुआ, उसका दुरुपयोग होता था। SC/ST एक्ट का भी कई बार दुरुपयोग होता था, तो उस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कुछ आया गाइडलाइन। तो फिर उसका पब्लिक में एजिटेशन हुआ, फिर सरकार उसमें कुछ अमेंडमेंट लाई, तो ये होते रहा है समय समय पर। उसी तरह 498A दहेज से संबंधित जो कानून है, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेस्ट कुमार केस में गाइडलाइन दिया, इसका भी बहुत दुरुपयोग होते आया है। तो अभी हम लोग का कोई फुल प्रूफ ऐसा सिस्टम नहीं बना है कि कोई ये कहे कि कोई कानून का दुरुपयोग हो ही नहीं सकता है। दुरुपयोग की संभावना रहती है। पुलिस पर ऐसा नहीं है, पुलिस पर समय समय पर उंगली उठते रहा है। दावा के साथ कोई नहीं कर सकता है, कानून की किताब भरी पड़ी है कि पुलिस के कैसे एक्टिविटी के, पुलिस के कार्य करने के शैली का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने कई बार आलोचना किया है। तो उसको एक स्वस्थ रूप में लेना है। ठीक है, पुलिस हमारे सोसाइटी का अंग, अनिवार्य अंग है, लॉ ऑर्डर सारा मेंटेन करना उनका काम है। बट एक आम आदमी को ये आशा रहता है कि पुलिस फेयरली एक्ट करे और कोई निर्दोष न फंसे। कोई निर्दोष, अब ये आप समझ सकते हैं उसका मनोदशा, कोई निर्दोष जेल चला जाए और लंबे समय के बाद वो जेल से छूटता है, आरोप साबित नहीं हो पाता है, तो उसने जो जेल में कष्टकर समय बिताया, उसका मान हानि जो हुआ, उसका कौन जिम्मेवार होगा। लेकिन सर एक क्वेश्चन सर हमारे माइंड में है, 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें कांग्रेस पार्टी अपने जो मेमोरेंडम था और जो प्रोस्पेक्टस जो भी कहते हैं उसमें जा कर के अपना छपवाई थी, जो हम जब आएंगे अगर सरकार में तो इसको हटा देंगे, राजद्रोह वाला हटा देंगे। तो उसको बीजेपी पूरा एकदम बढ़ चढ़ कर पूरा इसका फ़ायदा भी उठाई, जो कांग्रेस पार्टी चाहती है अलगाववाद वाले से जितने भी नीति है कानून को ख़त्म करना। जो भी हुआ वो 2019 का हुआ इलेक्शन की बात। लेकिन सर अभी क्या चीज़ ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो कोर्ट इस पर आके स्टे लगा दिया और कोर्ट इस पर एक्शन ले ली? देखिए, इसमें यदि सरकार से पूछा जाए, क्या सरकार इस स्थिति में है कि वो कह सकती है कि 100% राजद्रोह का जो भी केस दर्ज करती है पुलिस वो एकदम सही होती है, उसमें गलती की कोई संभावना ही नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है वहाँ चिंता है कि आखिर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आता है। सुप्रीम कोर्ट सारा डाटा वगैरह देखते हुए ना, पहले भी जिन कानूनों को रद्द किया गया, जिन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट सही नहीं पाया, तो कुछ आधार सुप्रीम कोर्ट लेती है ना। कानूनी डिस्कशन होती है, सरकार के वकील रहते हैं, सभी पक्षों के वकील लंबे डिस्कशन के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी निर्णय पर पहुंचती है। तो ये कह देना, अभी
अभी तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें सुनेंगी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई किया जाएगा कि क्या किया जाना है, कैसे होगा, कोई गाइडलाइन देते हैं या उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस सेक्शन को ही खारिज किया जाता है, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो ये तो देखने का चीज़ है, ये तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोई दावा के साथ नहीं कह सकता है कि इस कानून का दुरुपयोग हर सरकार कौन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं, सबका अपना अपना पार्टी होता है, सबका अपना अपना पार्टी एजेंडा होता है। जो सरकार आती है वो अपने पार्टी एजेंडा के अनुसार सरकार चलाती है। तो कई बार निर्दोष लोग उस चपेटे में आते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे निर्दोष होते हैं, कुछ दोषी लोग पर भी कार्रवाई होती है। बट ये असल चिंता का विषय ये है कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि जिसमें कम से कम निर्दोष लोग फंसे। निर्दोष लोग यही, हाँ यही जैसे कि SC/ST एक्ट में ज़्यादातर मामले में होता था। अब खेत में विवाद हुआ किसी कारण से, मवेशी प्रवेश कर गई दूसरे के खेत में, विवाद हुआ और हो गया, हरिजन एक्ट में केस करा दिया, SC/ST एक्ट में केस करा दिया और वो बेचारा जेल चला गया। बाद में पता चला कि ऐसा, तो ये हाँ, ये क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट भी कहता है बहुत सारा केस, यदि आंकड़ा लिया जाए तो बहुत सारा केस जो इंस्टीट्यूट होता है उसमें ट्रायल में आगे चल के लोग बरी हो जाते हैं। तो आखिर हमारा लीगल सिस्टम का इतना एनर्जी खर्च हो रहा है, धन खर्च हो रहा है और पब्लिक हरास हो रहा है, इनोसेंट, अब जो इनोसेंट लोग होंगे उनके साथ यदि इस तरह का हो जाए तो वो पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बेचारा क्या सोचेगा। जीवन भर तो उसको ऐसा सबक मिलेगा कि पुलिस प्रशासन के प्रति निगेटिव भावना उसके मन में पनप जाएगा। तो हम लोग, अभी तो लोकतांत्रिक हम लोग का देश है, 75 साल हो गया, ये 75 साल आज़ादी को हो गया और ये कानून जो चला आया है, अंग्रेज़ का बनाया हुआ, अभी तक चला रहा है। तो यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगता है तो सरकार को इसमें आपत्ति नहीं करनी चाहिए। सरकार को तो खुले मन से इसका स्वागत करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जहाँ ठीक है कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। इसमें किसी का क्या आपत्ति हो सकता है। अब इसमें कोई पार्टी अपना एजेंडा लेके आए, कोई कहे जो ख़त्म ही कर देंगे, कोई कहे कि नहीं इसको हम रखेंगे यथावत। तो मेरा तो ओपिनियन है कि अक्सर मध्य मार्ग अच्छा होता है। गौतम बुद्ध कह गए हैं कि किसी भी सिचुएशन में मध्य मार्ग अपनाया जाना चाहिए। तो इसका मध्य मार्ग यही हो सकता है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। तो यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। सर एक डाटा मैं बताना चाहता हूं सर, और मैं अपने लोगों को भी बताना चाहता हूं। जो एक डाटा निकला, डाटा था जो 13,006 केस हैं अभी, 13,006 केस अभी हमारे पूरे टोटल इंडिया में है राजद्रोह के मुकदमे में। सिर्फ 13 लोगों को उसमें सज़ा मिली है। अब डाटा 13,006 लोग का, कहाँ सिर्फ 13 लोग, और बाकी जो बचे अप्रॉक्स में जो 12,000 इतने लोग जो बचे, 900 कुछ, उन लोगों का क्या होगा सर? वो कैसे चक्कर काटते होंगे, जेल का चक्कर काटते होंगे? आपके प्रश्न में ही तो जवाब छुपा हुआ है। अब यही समझ लीजिए कि कन्विक्शन रेट कितना कम है। यही SC/ST एक्ट के साथ होता है, यही दहेज वालों केस के साथ भी होता है। तो जब कन्विक्शन रेट इतना कम होगा तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। अब पुलिस, हम लोग का जो पुलिस व्यवस्था है, इसमें भी सुधार की बहुत ज़रूरत है। अब कोई कहे पुलिस में सुधार की बात करे या सरकार में सुधार की बात करे तो उसको कह दीजिए जो राष्ट्रद्रोह की बात करा रहे, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? राष्ट्र से प्रेम करने का सर्टिफिकेट कौन देगा? हाँ, शायद ही कोई ऐसा होगा अभागा जो अपने देश से प्रेम ना करे। जिस धरती पर जन्म लिया है उसके लिए तो जान देने के लिए आदमी तैयार रहेगा। लेकिन अब कुछ लोग उसके पीछे अपना स्वार्थ साधने लगते हैं कि इसने ऐसा बोला तभी मौका है, इसको फंसा डालो राष्ट्रद्रोह के मामले में। ये गलत चीज़ है। राष्ट्रद्रोह, अरे हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है, उसमें बहुत सारा लिमिटेशन है, बट लिमिटेशन के अंदर सरकार का आलोचना करना राष्ट्रद्रोह थोड़ा ही होता है। वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में क्यों, कब से आने लगा? सरकार यदि अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आलोचना होगा। सरकार के मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आलोचना होगा। यदि सरकार का ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, आलोचना होगा। आए दिन आप देख लीजिए, आए दिन हमारे IAS IPS भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं। क्या सवाल नहीं उठाना चाहिए? मंत्री जेल गए, मुख्यमंत्री जेल गए, सजा हो गया भ्रष्टाचार में, क्या सवाल नहीं उठाना चाहिए? गुनाह है क्या ये सवाल उठाना? तो सिस्टम इस तरह का होना चाहिए। और पुलिस को भी
स्वतंत्र इकाई की तरह काम करना चाहिए। सरकार का यस मैन नहीं बनना चाहिए। पुलिस निर्दोष को फंसा देती है। आप सपोज डेट किसी स्टूडेंट को ही जा रही है, कई बार शिकायत मिलता है कि छोटे से बात पर पुलिस 4 डंडा लगा देती है उनको। अब समझ लीजिए उस बच्चा के माइंड में क्या असर पड़ेगा और वो जीवन भर पुलिस के प्रति क्या सोच रखेगा। सोच तो तुरंत वो तो कहीं ना कहीं मैसेज तो सही नहीं। हाँ, कभी काल बड़ा अच्छा भी देखने को लगता है, पुलिस का बड़ा अच्छा चेहरा नज़र आता है। कभी काल देखते हैं कि पुलिस किसी को इतना अच्छा मदद करता है, देख के लगता है उस वक्त जो वाह यही पुलिस का ये रोल। लेकिन जब पुलिस निर्दोष को फंसाती है, फंसता है निर्दोष, कोर्ट में कितने बार मामले में देखिएगा कि कुछ नहीं है, एविडेंस कन्फेशनल स्टेटमेंट में उसका नाम है, बेचारा जेल चला जाता है, बाद में पता चलता है कि वो निर्दोष है। तो ये सब तो एक आम आदमी इस देश का, हम लोग अंग्रेज से आज़ाद हुए हैं, हम लोग को आज़ादी मिली, अब हम लोग का अपना शासन व्यवस्था है, तो हम लोग तो अपेक्षा रखते हैं ना कि एक ऐसा शासन व्यवस्था है जो हम लोगों को न्याय दे, न्यायोचित व्यवहार हम लोग के साथ करे, गलत को छोड़े ना और निर्दोष को फंसाए ना। सर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो हमारे संविधान में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग पत्रकार और एक्टिविस्ट के द्वारा किया जाता है, इवन कि वकीलों के द्वारा भी की जाती है, इसके द्वारा की जाती है। और इस केस में देखिएगा जो फंसाया जिसको गया है, अधिकतर पत्रकार ही होते हैं और एक्टिविस्ट ही होते हैं। इस पर सर आपका क्या राय है? ये तो होना है, कितने बार वकील भी फंसते हैं, पत्रकार भी फंसते हैं। एक्चुअली ये देखना है फ्रंट लाइन पर युद्ध कौन कर रहा है। युद्ध करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार के खिलाफ युद्ध कर रहा है, वो मतलब सरकार के नीतियों का आलोचना कर रहा है, प्रश्न उठा रहा है। तो एक जागरूक समाज में, लोकतांत्रिक समाज में इसकी ज़रूरत है। अब भले कोई जेल चला जाए, अब जेल जाने से कौन डरता है? जेल जाने से कौन डरता है? जेल जाने तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक से एक लोग गए, जेल गए। अब जेल गए तब ना आज के हमारे नेता लोग राज कर रहे हैं और अपना सौभाग्य समझ रहे हैं कि हमको राज सुख मिल रहा है। उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया इस देश के लिए? क्या किया? बेचारे सेक्रीफाइस करने वाले तो स्ट्रगल करते चले गए। लेकिन आज के हमारा राज नेताओं को देख लीजिए। अभी आप हमसे पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन देख लीजिए, पब्लिक में जाइए, ओपिनियन लीजिए हमारे नेताओं के प्रति। इमेज कितना निगेटिव इमेज हो गया है। तो ये निगेटिव इमेज एक दिन में तो नहीं बना है। एक समय हमारे देश में नेता को लोग पूजते थे, आज नेता के नाम पर लोग भागने लगे हैं। आज लोग नेता मतलब किसी को कहिए, आपको शायद ही कोई यूथ मिलेगा कि कहेगा मैं बड़ा होकर नेता बनना चाहता हूँ, शायद ही कोई मिलेगा। आखिर क्यों? समाज में इतना निगेटिव नेता का इमेज क्यों हो गया? कहीं ना कहीं सोचने का विषय तो है ही ना। फ्रीडम स्ट्रगल हमारा इतना अच्छा चला, इतना प्रेरणादायक चला, उससे इतने नेता, बड़े बड़े नेता उभरे जिनका जीवन प्रेरणादायक है। उनका जीवनी पढ़िए तो लगता है ऐसे भी लोग होते थे। बट आज का पढ़िए, अपने सत्ता सुख भोगते भोगते मन नहीं भरा तो अपने बेटों के लिए अब चाहता है सत्ता सुख भोगे, वो नहीं तो फिर अब पोता भोगे। मतलब वो अब हम लोग के यहाँ डेमोक्रेसी है, इसको राजशाही बना रखा। हमारा जनता कितना सोया हुआ है, हमारे देश के जनता कितने सोए हुए हैं कि वो उसके पिताजी के नाम पर जाके उसको वोट दे देते हैं, बिना देखे कि ये योग्य है कि नहीं है, ये हमारा नेता बनने लायक है कि नहीं। तो ये सब तो हमारा मूल समस्या है। तो ऐसा स्थिति में पत्रकार उठाएगा इशू, पत्रकार जागरूक समाज है उठाएगा, वकील जागरूक समाज है उठाएगा, अध्यापक समाज जागरूक समाज है उठाएगा। अब उठाएगा तो शासक वर्ग उसको दबाने का कोशिश करता है। बट सच्चाई को भैया कितने दिन दबाओगे, कितने दिन दबाओगे? सही बात है। अंग्रेज तो दबा नहीं पाए जो उतना जुल्म करने का लाइसेंस लेके घूमते थे। आपको तो उतनी लाइसेंस भी नहीं है। 5 साल बाद जनता उतार देगी। यदि इमेज आपकी खराब हुई, आपने इस तरह का हरकत किया किसी निर्दोष को, तो इमेज बिगड़ते भी देर नहीं लगेगी। और इतना ही नहीं, हमारे देश में संवैधानिक प्रक्रिया है। निश्चित निश्चित निश्चित। सुप्रीम कोर्ट पर और हम विश्वास, न्यायालय तो भगवान है आम आदमी के लिए। देख लीजिए, किसी भी आदमी को जब किसी मुसीबत में होता है तो कहता है हमको न्यायालय पर विश्वास है। वो उसके दिल से आवाज़ निकलता है और होता है। न्यायालय से ही तो न्याय मिलता है, न्यायालय से ही न्याय मिलता है। तो हम लोग तो हमेशा सुधार का अपेक्षा करते हैं। राष्ट्रद्रोही कौन होगा? सपना में भी अपने देश के धरती से कौन गद्दारी करेगा? हो ही नहीं सकता है ये। हाँ, वो कुछ टेररिस्ट टाइप लोग हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो इसी की बात हो रही है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप, सरकार को तो सहयोग करना चाहिए, जो कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि निर्दोष न फंसे। अब आपका कन्विक्शन रेट इतना कम जा रहा है तो कैसा आपका केस रहता है
किस तरह का आपका पुलिस केस करता है, किस तरह का आपका प्रोसिक्यूशन एजेंसी है कि न्यायालय में आपका केस ही नहीं साबित हो पाता है और बरी हो जाता है। इवन कि सर इतना ही नहीं, हर सरकार इसका दुरुपयोग की है। इवन कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट की बात की है तो वो भी की है। उसके बाद अभी सर अगर बात किया जाए तो यूपी में योगी सरकार एकदम पूरा इसका खुद मतलब खुला दुरुपयोग किया है। राजस्थान में किया गया है, उसके बाद महाराष्ट्र में, हर जगह इसका दुरुपयोग किया जाता है। ये और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ये वाला कानून सर। देखिए इस सवाल पे है ना, सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है ना एक कटघरे में खड़े हैं। आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि कोई बेहतर है कोई ख़राब है। आपको लगता है, आप देखिए बहुत सारे ऐसे इशू, यही इशू नहीं, करप्शन पर भी देखते हैं। कई बार हमको महसूस होता है कि अंदर अंदर पॉलिटिकल पार्टी सारे मिले हुए हैं, कहाँ कोई कंक्रीट स्टेप लेता है। जो करप्शन में पाए गए नियम, एक ऐसा क्यों नहीं लोग कानून बनाते हैं कि सारा संपत्ति उसका जब्त कर लिया जाए करप्ट व्यक्ति का। मुझे लगता है कि अंदर से सारे पार्टी एक रूप ले लेते हैं। आखिर ये लोग मिल के एक साथ क्यों नहीं बनाते हैं? आखिर हमारे संसद में, विधानसभाओं में इतने टेंटेड लोग कैसे पहुंच जाते हैं? ठीक है, जनता भी वोट देती है, बट हमारे संविधान निर्माता क्यों नहीं इस तरह का एक मैकेनिज्म कानून डेवलप करते हैं कि इस तरह के लोग ना आ पावें वहाँ? तो इशू है। इसी तरह राष्ट्रद्रोह के मामले में जब जो सत्ता में आते हैं, दुरुपयोग का मामला सामने आ रहा है। किसी स्टेट में किसी पार्टी की सरकार है, किसी स्टेट में किसी पार्टी की सरकार है। और सर जहाँ से बना सर, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हर जगह ये खत्म हो गया। तो भारत में इसको क्यों रखने की ज़रूरत है? क्यों सरकार इस पर, ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उस पर सरकार नाराज़ थी, ना खुश लग रही थी, जो जिस हिसाब से उसका स्टेटमेंट भी आया। इवन कि किरेन रिजिजू जी बता दी, जो सुप्रीम कोर्ट का या जो न्यायालय का हो या सरकार का हो, दोनों का एक लक्ष्मण रेखा होता है, दोनों उसी लक्ष्मण रेखा में रहे तो बेहतर हो। इस तरह का स्टेटमेंट आना सर, आपको नहीं लगता है सर? माननीय मंत्री सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने जो भी कुछ कहा अपने सोच के अनुसार कहा, बट जनता इससे कितना इत्तेफाक रखती है ये देखने का चीज़ है। ये बात सही है कि सारे अंग का, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है अपना, बट माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कर रही है वो तो संविधान के तहत ही कर रही है ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी कानून का समीक्षा करने का अधिकार है। अच्छा, ये अधिकार क्षेत्र में है उनके, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर रही है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी उसका दुरुपयोग देखी है तब ना कर रही है। तो हम लोग को तो उसका सम्मान करना चाहिए, सरकार को भी सहयोग करना चाहिए कि इसमें क्या दिक्कत है। आप सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार को चाहिए ना कि हाँ सपोर्ट करे सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, जैसे कि डॉक्टर्स के मामले में बहुत इजीली डॉक्टर पर एफआईआर हो जाया करते थे। जैकब मैथ्यू केस आया, उसके बाद एफआईआर में गिरावट आया। कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ गाइडलाइन दे दिया कि हाँ ऐसे ऐसे परिस्थिति में ही डॉक्टर पर केस हो सकते हैं। अर्नेस्ट कुमार में आया, अरेस्टिंग संबंधित मामले, जो दहेज वाले मामले में अरेस्टिंग तत्काल हो जाया करती थी। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय समय समय पर गाइडलाइन देते रहते हैं सरकार को। तो सरकार आखिर वो भी तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक तरह से समझिए तो जनता का एक गार्जियन। ठीक, तो सरकार को मेरे समझ से इसमें सरकार को आपत्ति नहीं करना चाहिए। सरकार को खुले दिल से आना चाहिए, सारा रिकॉर्ड माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखना चाहिए कि हाँ इतने मामले में कन्विक्शन हुआ, इतने मामले में बरी हुए। ठीक है, यदि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो एक रास्ता निकाला जाए। अच्छा, तो इस पर बढ़ना चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि किसी चीज़ को एकदम थ्रेशोल्ड में ही आप सोचे जो नहीं होना ही नहीं चाहिए। मैं बहुत लोगों से बातचीत भी कर रहा था इसी कारण से, राजद्रोह के मुद्दे पर वो क्या कहना चाहते हैं, उन लोगों का क्या ओपिनियन है, पॉइंट है। तो बता रहे थे हमारे संविधान निर्माता बहुत होशियार थे। उन्होंने जब देखा जो हमारे देश में भी इस तरह के गद्दार पैदा हो सकते हैं या ऐसा राजनेता पैदा हो सकते हैं जो हमारे देश के लिए खतरा बन सकते हैं, तो ऐसा न्यायालय बनाया जो कुछ भी मतलब अगर इसको ऊपर में जो नकेल कसने का जो काम होगा वो न्यायालय का होगा। इससे आप कितना मतलब सहमत है इस पॉइंट से, या उन लोगों की जो ये लोग कह रहे हैं, जो न्यायालय की जो ये समीक्षा कर रही है, बहुत खुश थे वो लोग, इस पर आपका क्या विचार है, क्या राय है? संविधान निर्माताओं ने अपने समय के अनुसार जो बेहतर से बेहतरीन हो सकता था उन्होंने किया। अच्छा, परंतु अब तक हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते आए हैं। अमेंडमेंट क्यों होते हैं?
ज़रूरत के अनुसार, तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति चेंज कर रही है। आज़ाद हुए 75 साल से हो गए ऊपर, तो परिस्थिति चेंज होती है ना, तो समय के मांग के अनुसार कुछ चीज़ को चेंज करना पड़ता है। कानून कोई परमानेंट तो नहीं रहेगा। अब किस चीज़ का, हाँ, समय के अनुसार कई सारा कानून चेंज होता है, कई सारा नहीं भी होता है, कई सारा चेंज होता है। तो उसमें अभी राष्ट्रद्रोह का जो ये है सेक्शन 124A, ये 1870 में आईपीसी में इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश रीजन में। आज के परिप्रेक्ष्य में कितना प्रासंगिक है, ये तो देखने का चीज़ है, ये विचारने का चीज़ है। ठीक, उस वक्त अंग्रेज़ों की ज़रूरत थी कि स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रद्रोही घोषित करके उसको जेल डाल दो, सजा दो, जेल डाल दो। और उसमें कोई ये नहीं था जो आपको मिल सकता है, मतलब उसको क्या कहते हैं, जो जाते हैं जब जेल तो बेल मिल जाए। जो बेल इसमें नहीं मिलता है जल्दी आसानी से, 3 साल। वही तो हम कह रहे हैं कि अभी के परिस्थिति में क्या वो कानून का समीक्षा नहीं होना चाहिए कि उसका दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है, इसमें आपत्ति क्यों? बात तो सही है, इसमें आपत्ति तो नहीं होना चाहिए। इसमें आपत्ति क्यों? अब पहली बार थोड़ा ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई सारे कानून के धाराओं को खंडित किया गया है। लेकिन आपत्ति हमको लग रहा है इस हिसाब से हो रहा है कि सरकार के हाथ बन जाएंगे, जो उनके अगेंस्ट जो बात विचार करते थे, जैसी बात विचार करते थे राजद्रोह लगा करके तुरंत अरेस्ट कर। नहीं, मुझे लगता है ये सब पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकली इस चीज़ को वो जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि हर सरकार तो इसका दुरुपयोग करती है, हर पार्टी दुरुपयोग करती है। कौन दावा के साथ कह सकती है कि हम ये नहीं करते हैं? हर पार्टी करती है दुरुपयोग। अच्छा। तो कहीं ना कहीं अभी तत्काल सत्ता में है तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा। ठीक, तो सत्ता के कारण अपना विरोध कर रहे हैं, जो उसका आवाज़ नहीं उठा पाए, आवाज़ को दबाने में आसानी से उनको मदद मिलती थी। लोकतंत्र में कई बार कई अच्छे मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियों का स्वार्थ हावी हो जाता है। अच्छा। वोट बैंक हावी हो जाता है। बहुत अच्छा मुद्दा भी रहेगा, बहुत कई बार न्याय होते होते पॉलिटिकल पार्टी अन्याय कर देती है पब्लिक के साथ। होना कुछ चाहिए, न्याय संगत बात कुछ है, बट वोट की पॉलिटिक्स है, वोट की पॉलिटिक्स में करते हैं वो लोग। लेकिन प्रबुद्ध जनता जो इंटेलेक्चुअल है वो तो क्वेश्चन उठाएगी ना, वो तो क्वेश्चन उठाएगी और संविधान के दायरे में उठाती है। हाँ, हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 19 है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या उसमें हम लोग को सवाल करने का भी अधिकार नहीं है? बेशक अधिकार है। संविधान के दायरे में करेंगे। संविधान का उल्लंघन, संविधान तो हम लोग के लिए सर्वोपरि है। संविधान का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कभी उसका वायलेट करने का। संविधान तो हम लोग के लिए गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ जो कहिए सब है, सब कुछ है। हाँ, तो उसका तो सोच नहीं सकते हैं। आखिर संविधान का इन लोगों के द्वारा समय समय पर हम लोग के संसद के द्वारा अमेंडमेंट किया जाता है कि नहीं? क्यों किया जाता है अमेंडमेंट? जरूरत के अनुसार किया जाता है। जरूरत महसूस होता है कि हाँ इसमें ये संशोधन होना ज़रूरी है। तो वही ये 1870 का जो है ये 124 से धारा आईपीसी, तो इसका समीक्षा होना ये कौन सा, इसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, होना चाहिए। इसमें तो सहयोग करना चाहिए कि नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको पॉइंट आउट किया गया है तो सरकार को तो आगे आना चाहिए। आप सारा रिकॉर्ड रखिए, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखिए। बात रखिए सुप्रीम कोर्ट में, बताइए कैसे ये अभी इस समय के लिए ये परफेक्ट है और परफेक्ट नहीं है, दोनों आप रखिए जो आपके हिसाब से हो सकता है। ये अपने कन्विक्शन रेट पर भी सफाई दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा करिए, इसका समीक्षा करिए। और उसके अलावा अपने कन्विक्शन रेट पर भी सफाई दीजिए कि जब आप इतना, आपका पुलिस यदि सही मुकदमा दर्ज ही करता है तो आखिर कन्विक्शन इतना कम क्यों हो रहा है? ये तो सबसे तो कहीं ना कहीं आप सही मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। प्राइमा फेसी तो ही एस्टेब्लिश हो रहा है ना, सही मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक में चिंता का विषय बनेगा ना। पब्लिक तो अपेक्षा करेगी ना कि हमारे पुलिस में भी सुधार हो। पुलिस में क्या, पुलिस में कोई कह सकता है, कोई हमारे लीडर इस चीज़ को ऑथेंटिकली कह सकते हैं कि नहीं हमारा पुलिस एकदम परफेक्ट है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है? हमारे पुलिस को भी मॉडर्न बनना चाहिए, हमारा पुलिस सुधार होना चाहिए, हमारा पुलिस पब्लिक को सपोर्ट करने वाला पुलिस होना चाहिए, पब्लिक को परेशान करने वाला, पब्लिक पुलिस से डरे नहीं, प्यार करे, इस तरह का हमारा पुलिस को डेवलप होना चाहिए। आज क्या है, आज आम आदमी से आप बात कर लीजिए, थाना में जाने से आम आदमी डरता है। थाना और कोर्ट कचहरी का तो हाँ, आम आदमी डरता है। क्यों डरता है? आखिर
हम लोग ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए हैं कि लोग मतलब किसी भी मुश्किल स्थिति में आसानी से वहाँ पहुँच जाए। लोगों को डर क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं कुछ चीज़ है ना जिसको दूर नहीं किया गया है। सही बात। 75 साल बाद भी, आज़ादी के 75 साल बाद भी इसको दूर नहीं किया गया, तो क्या इसे दूर करना ज़रूरी नहीं है? बहुत बहुत ज़रूरी है सर। लास्ट में सर आप हमारे दर्शक को क्या कहना चाहते हैं, हमारे व्यूअर को क्या कहना चाहते हैं? हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं, लोकतांत्रिक देश के सारे लोग सिटीजन हैं। जागरूक बनना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में कानून का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश हमारा है। ये देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। देश सर्वोपरि है। और गलत लोग को हम लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जाति, धर्म, अपराधी, इन सबों से दूर रहना चाहिए। जो जाति धर्म की राजनीति करते हैं, अपराध की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर रखिए, हराइए, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो इसी तरह से 75 साल हम लोग चल ही रहे हैं ना, आगे भी चलते रहेंगे। सही लोगों को चुनिए, यही है। लोग, हमारे संविधान निर्माताओं ने तो आपके हाथ में सब कुछ दे दिया है। अब आप ही अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा सही ढंग से तो होगा ही। आखिर क्यों क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है ना समय समय पर कि हमारे संसद में, विधानसभाओं में इतने लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज है, इतने नेता लोग पर। तो चिंता का विषय है ना। कई रेपिस्ट भी हैं उसमें, संगीन मामलों में रहने वाले लोग रहे हैं। कितना, और वो हमारे कानून निर्माता है। कानून निर्माता है। कितना हास्यास्पद लगता है। अब पब्लिक को चिंता तो होती है, किसी भी प्रबुद्ध नागरिक को होगी। अब उसके लिए हम पर राष्ट्रद्रोह लगा दीजिए या हमको सदन का अवमानना का में बुक कर दीजिए, उस केस में डाल दीजिए। लेकिन हमारा ये कभी नहीं रहता है कि हम लोग किसी गलत लोग का विरोध कर रहे हैं। सदन का सम्मान क्यों नहीं करेंगे? बहुत सम्मानित जगह है। माननीय न्यायालय का सपना में नहीं सोच सकते हैं। पुलिस का भी हम लोग सम्मान करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? और संविधान के दायरे में इंस्टीट्यूशन है वो। बट हम लोग ये कहते हैं कि जहाँ भी कुछ दुर्गुण है, उस दुर्गुण की सफाई होनी चाहिए, उसका हम लोग आशा करते हैं। तो इसमें कौन सी विरोध वाली बात हो गई? तो पब्लिक को जगह रहना चाहिए अपने अधिकार के लिए, सोना नहीं चाहिए। ठीक, हम लोग सिनेमा देखने के लिए बहुत सारा समय देते हैं, घूमने के लिए बहुत सारा समय देते हैं। अपने देश में घूम जाइए, बहुत लोग अपना संविधान कभी उसका लघु रूप भी नहीं पढ़े होंगे। उनको खुद पता नहीं रहता है कि हमारा मूलभूत अधिकार क्या है, नहीं है। स्कूल के किताब में भी पढ़ाई होती है, कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता सोया हुआ है, इसी कारण से इस तरह का चीज़ बढ़ते जा रहा है। विरोध नहीं होता है तो गलत लोग आगे आते जाते हैं, कुछ भी गलत। आखिर इतना भ्रष्टाचार कैसे बढ़ते जा रहा है? एक IAS ऑफिसर के यहाँ से करोड़ों का संपत्ति निकल रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, जनता सोया हुआ है। और उस IAS ऑफिसर वो निकलेगा, वैसा IAS ऑफिसर निकलता है, फिर उसको पद मिल जाता है। कितने IAS ऑफिसर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और फिर वो कैसे न कैसे बड़ी होके आ गए। तो पब्लिक में इससे असंतोष फैलता है। क्योंकि पब्लिक कमज़ोर है तो असंतोष फैलता है। वो देखती तो है पब्लिक, सारा कुछ एनालाइज करती है, तो कभी कभार क्वेश्चन उठाती है तो फिर वो लोग का आपत्ति लगने लगता है। जो अब बोले भी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ये थे नलीन जी, अधिवक्ता हाईकोर्ट के। आपको कैसा लगा ये वीडियो राजद्रोह का? आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपका जो भी विचार है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम पंकज है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे थे। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.